कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो सड़क पर आती जाती गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा था। तभी एक नीली चीज बहुत तेजी से गुजरी, जिससे पुलिस वाले की मशीन ने कछुए की स्पीड 300 नाप ली। वह कंफ्यूज होकर गाड़ी से बाहर निकला और घास में एक नीले रंग का पंख देखकर हैरान रह गया। तभी उसके साथी ने उसे एक जरूरी काम के लिए बुलाया, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आई और कछुआ जो खुद को बचा नहीं सकता था, उसे पलक झपकते ही एक नीली बिजली ने बचा लिया। वो बड़ी, अभी तुम गाड़ी के नीचे आके मर जाते। सोनिक ने जब कछुए को इतनी मुश्किल से चलते देखा तो उसने उसे एक मजेदार और तेज सवारी पर ले जाने का सोचा। कछुए ने भी पहली बार 300 की स्पीड का मजा लिया। बीच में उसे हवा में उछाला गया और फिर से पकड़ लिया गया। जब सोनिक ने उसे नीचे उतारा तो वह डर के मारे कांप रहा था। सोनिक दुनिया का सबसे तेज कांटेदार जानवर है जो कुछ ही सेकंड में चीन की बड़ी दीवार पर दौड़ लगा सकता है, पल भर में सैकड़ों कॉमिक बुक्स पढ़ सकता है, अकेले ही टेबल टेनिस खेलता है और कभी हार नहीं मानता। वह हर दिन छोटे से शहर में कुछ न कुछ शरारत करता रहता है और उसे इंसानों की आम जिंदगी को छुपकर देखना सबसे ज्यादा पसंद है। ये उसका कोई अजीब शौक नहीं है, बल्कि उसे अकेलेपन से डर लगता है। सोनिक एक एलियन है जो अनाथ है और उसे एक उल्लू माँ ने गोद लिया था। वह जिस आइलैंड पर रहता था वह मानो उसी के लिए बना था, जहाँ उसके दौड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैक थे। लेकिन उसकी सुपर स्पीड वाली ताकतों ने बुरे लोगों की नजर खींच ली, जो सोनिक को पकड़कर उस पर रिसर्च करना चाहते थे। सोनिक को बचाने के चक्कर में उल्लू माँ को गोली लग गई, इसलिए उसने एक जादुई रिंग फेंकी, उसे लगातार दौड़ने और कभी न पकड़े जाने के लिए कहा और फिर उसे रिंग्स का एक पूरा बैग दे दिया। खुद वहीं रुक गई ताकि पीछे से कोई आ न सके। जब तक सोनिक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस तरह सोनिक ने अपने इकलौते परिवार को खो दिया। वह अलग अलग अनजान ग्रहों पर भटकता रहा और अब उसे धरती पर आए हुए 10 साल हो चुके हैं। अकेलापन धीरे धीरे उसके दिल में बहुत गहरा घर कर गया है। दिन में जब वो छुपकर बेसबॉल के मैदान में बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उन बच्चों की हंसी और उनकी मस्ती देखकर सोनिक का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो बाहर से तो बहुत खुश मिजाज और मजाकिया दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक परिवार के प्यार के लिए तरस रहा है। उसे लगता है कि काश इस दुनिया में उसका भी कोई अपना होता जो उसे गले लगाता। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, वह अकेले उसी बेसबॉल के मैदान में आता है। वह अकेला ही पूरी टीम बन जाता है, बॉल फेंकता है, बैटिंग करता है और फिर दौड़कर बेस पर भी पहुंच जाता है। लेकिन जब वह गेम जीतकर खुश होकर तालियों का इंतजार करता है तो मैदान का वो खालीपन और सन्नाटा उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ ले, वो अपनी इस अकेलेपन की सच्चाई से नहीं भाग सकता। मैं सचमुच अकेला हूँ। इस दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वह दौड़ने लगा, तेज और तेज, अपने पीछे परछाइयां छोड़ते हुए। उसने पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाए। उसे लगा कि अगर वह बहुत तेज दौड़ेगा तो वह अपने अकेलेपन के इस गहरे दुख को दूर फेंक पाएगा। लेकिन जब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो गई तो उसके अंदर की एनर्जी फट पड़ी और इस झटके ने पूरे अमेरिका की बत्ती गुल कर दी। यहाँ तक कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट भी इससे हिल गए। देश के बड़े नेताओं ने रात भर मीटिंग की, ये सोचकर कि उन पर कोई हमला हुआ है, लेकिन ये एनर्जी नॉर्मल नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक पागल से लगने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर जिम कैरी को बुलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से एक बटन दबाया और अनगिनत ड्रोन बाहर निकल पड़े और जल्द ही उन्हें जंगल में एक पैरों का निशान मिल गया। कंप्यूटर से चेक करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि यह पैरों का निशान धरती के किसी जानवर का नहीं है। डॉक्टर यह जानकर बहुत एक्साइटेड हो गया कि अगर वे इसे पकड़ लेते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगी। सोनिक ने जब सेना को चप्पे चप्पे पर तलाश करते देखा तो उसे अपनी गुफा छोड़नी पड़ी और वह गलती से टॉम नाम के एक पुलिस वाले के गैरेज में घुस गया। टॉम ने भी कुछ अजीब सी आवाज सुनी और जब वह गैरेज में गया तो उसने सोनिक को हाथ में रिंग लिए देखा। टॉम इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी बंदूक चला दी। सोनिक, जो उसे छुपकर देख रहा था, इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बेहोश होने से पहले उसने टॉम की टी शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा देखा। फिर रिंग ने सैन फ्रांसिस्को के लिए एक जादुई रास्ता खोल दिया, लेकिन अचानक रिंग्स का पूरा बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और इसके तुरंत बाद रास्ता बंद हो गया और सोनिक बेहोश हो गया। टॉम ने सोनिक को ध्यान से देखा और उसकी तुलना उस नीले बाल से की जो उसे पहले मिला था। जब वह खुद पर ही शक कर रहा था कि यह क्या है, तब सोनिक ने खुद ही पिंजरा खोला और बाहर आ गया। यह इंसानों के साथ उसकी पहली बातचीत थी। तभी डॉक्टर भी अपना ट्रक चलाते हुए वहां पहुंच गया। बेहोशी की दवा के असर की वजह से सोनिक सीधे सैन फ्रांसिस्को नहीं दौड़ सकता था, इसलिए उसने टॉम से विनती की कि वह उसे वहां ले चले। ठीक है, मेरे साथ आओ।
टॉम सोनिक को बचाने के लिए दरवाजे पर गया, लेकिन चालाक डॉक्टर पहले ही अपने ड्रोन को घर के अंदर भेज चुका था और उसने सोनिक को घर में छिपा हुआ ढूंढ लिया। मुसीबत के इस समय में सोनिक और टॉम ने मिलकर काम किया और बड़ी चालाकी से डॉक्टर की आंखों के सामने से भाग निकले। रास्ते में सोनिक ने रिंग्स के बारे में बताया और कहा कि अब उन्हें वापस पाने के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना ही होगा। हालांकि सोनिक कभी भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। रास्ते में उसने एक बार में खूब हंगामा किया और अपनी बकेट लिस्ट का एक और काम पूरा कर लिया। वे सभी उसकी बहुत अजीब इच्छाएं थीं। दोनों ने बहुत सी बातों पर लंबी बातचीत भी की। इस पल सोनिक का अकेलापन आखिरकार खत्म हो गया था और टॉम उसका पहला दोस्त बन गया था। अब उसे अपनी ताकतों को छिपाकर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। कैसे हो हीरो? इस बीच उनका फिर से डॉक्टर से सामना हुआ। हालांकि अंत में वे फिर से हमले से बचकर निकल गए, लेकिन एक बम फटने की वजह से सोनिक फिर से बेहोश हो गया। इसलिए टॉम मदद के लिए अपनी जानवरों की डॉक्टर गर्लफ्रेंड के पास गया, लेकिन तभी सोनिक अचानक से जाग गया। शांत हो जाओ। ओह हाय द योगा लेडी। क्योंकि वह अक्सर उन्हें छुपकर देखता रहता था, इसलिए उसे मैडी का नाम भी पता था। लेकिन मैडी ने टॉम को अपनी तरफ खींचा और कहा कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जब उनकी छोटी सी भतीजी ने देखा कि सोनिक के जूते पूरी तरह से फटे हुए हैं, तो उस बच्ची ने बिना कुछ सोचे अपने छोटे और प्यारे लाल जूते सोनिक को गिफ्ट कर दिए। सोनिक के लिए यह सिर्फ एक जूतों का जोड़ा नहीं था। अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी किसी से कोई गिफ्ट नहीं मिला था। किसी ने उसे इतने प्यार से कुछ नहीं दिया था। उस बच्ची का यह छोटा सा प्यार भरा कदम सोनिक के दिल को अंदर तक छू जाता है। अब उसके फेमस लाल जूते फाइनली उसके पैरों में आ चुके थे। जल्द ही वे तीनों सैन फ्रांसिस्को आ गए। सोनिक वहां से निकला और तुरंत वापस भी आ गया। असल में बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए उन्हें चाबी चाहिए थी, इसलिए टॉम को अपना दिमाग लगाना पड़ा। वे छत पर पहुंचे और रिंग्स का बैग आराम से वापस ले लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उनके अलग होने का समय आ गया। रिंग्स वापस मिलने के बाद अब वो पल आ गया था जिससे सोनिक सबसे ज्यादा डरता था, बिछड़ने का पल। टॉम और सोनिक हालांकि अभी अभी सच्चे दोस्त बने थे, लेकिन सोनिक को भारी मन से यह फैसला लेना ही था। सोनिक जानता था कि अगर वो अपनी जिद के खातिर धरती पर रुका तो टॉम और मैडी की जान हमेशा खतरे में रहेगी। वो खुद से ज्यादा अपने इस नए दोस्त की परवाह करने लगा था। मैंने सोचा नहीं था मैं ये कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगा ब्लू डेविल। इसके बाद सोनिक ने बहुत दुखी मन से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए अपनी जादुई रिंग फेंकी, लेकिन अचानक एक छोटे ड्रोन ने उसे रोक दिया। दरअसल डॉक्टर भी यहाँ पहुंच चुका था। उसने उस एनर्जी वाले बाल का इस्तेमाल करके अपना नया सुपर फाइटर जेट चालू कर लिया था और सारे ड्रोन भी सोनिक और उसके दोस्तों पर निशाना लगाए हुए थे। हजारों तोप के गोले चलने के लिए एकदम तैयार थे। हालांकि सोनिक ने टॉम और मैडी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया ताकि वे बच सकें। पलक झपकते ही 1000 तोप के गोले एक साथ बरस पड़े, लेकिन सोनिक की आंखों में यह सब एकदम रुका हुआ सा लग रहा था। वह धीमे समय में किसी शानदार डांसर की तरह मजे से उन बम वाले ड्रोन्स को खिलौनों की तरह नचा रहा था। लेकिन उस धीमी स्पीड में डॉक्टर ने एक बटन दबाया और बाल की एनर्जी ने उसे भी आवाज से तेज स्पीड दे दी और उसने धीरे धीरे चल रहे सोनिक को जोरदार टक्कर मार दी। उस टक्कर से सोनिक की वो धीमी दुनिया टूट गई। टॉम और मैडी के जमीन पर गिरने से ठीक पहले सोनिक ने रिंग फेंकी और उन्हें वापस उनके शहर पहुंचा दिया, जबकि वह खुद डॉक्टर से बचते हुए पूरी दुनिया के चक्कर लगाने लगा। डॉक्टर के फाइटर जेट की स्पीड भी कम नहीं थी। वह लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसने फिर से सोनिक को टक्कर मारी। सोनिक के हाथ से रिंग्स का बैग गिर गया और रिंग्स कुछ मीटर दूर खिसक गए, जो किस्मत से टॉम के पास गिरे और उसने उन्हें उठा लिया। उधर विलेन बने डॉक्टर ने अपनी बहुत सी बकवास बातें की, जिससे टॉम को रिंग का इस्तेमाल करने और पीछे से हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उसे फाइटर जेट से नीचे गिरा दिया। उसके बाद शहर के लोग भी मदद के लिए आ गए। वे सभी इस अकेले छोटे जीव के बारे में जानते थे जो अंधेरे में छिपा रहता था, लेकिन वह इतना तेज दौड़ता था कि वे चाहकर भी उससे दोस्ती नहीं कर पाते थे। ये एक मामूली सा एलियन ही तो है, दूसरी दुनिया का। उसका नाम सोनिक था और वो मेरा दोस्त। टॉम के मुंह से दोस्त और घर शब्द सुनकर सोनिक के अंदर कुछ ऐसा बदल गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज तक वो हमेशा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागता था, लेकिन आज पहली बार कोई इंसान उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। टॉम का वो प्यार और अपनापन देखकर सोनिक को एहसास हुआ कि अब वो इस दुनिया में अनाथ और अकेला नहीं है। उसे अपना परिवार मिल गया है। डॉक्टर की अनगिनत मिसाइलों का सामना करते हुए वह बस एक बार स्पीड बढ़ाकर आसानी से बच गया। इस रूप में सोनिक की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उसका हमला करने का तरीका सिर्फ टकराना था। अंत में एक स्टाइल मारते हुए पीछे हटकर टॉम ने बिना कुछ कहे जादुई रिंग फेंक दी और सोनिक ने बहुत तेज आवाज की स्पीड से बिजली की तरह हमला किया और डॉक्टर को सीधा स्पेस के किसी दूसरे ग्रह पर फेंक दिया। इसके साथ ही उनकी मुसीबत
मुसीबत कुछ समय के लिए टल गई। सोनिक को पूरा शहर अपने दोस्तों के रूप में मिल गया और जिस टॉम से कहानी शुरू हुई थी वह उसका परिवार बन गया। सोनिक को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह भी मिल गई, लेकिन टॉम ने चुपके से उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। सोनिक जब धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे में गया और उसने दरवाजे से अपना सिर अंदर किया तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। टॉम और मैडी ने उस कमरे को बिल्कुल सोनिक की उस पुरानी और टूटी हुई गुफा की तरह लेकिन बहुत ही प्यार से सजाया था। उसका वो सारा पुराना सामान जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था वो सब वहीं सहेज कर रखा हुआ था। अब वह बिल्कुल अकेला नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ मशरूम वाले ग्रह पर डॉक्टर एक जंगली इंसान बन गया था। यहाँ खाने के लिए मशरूम के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने धरती पर वापस लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी क्योंकि वह नीला बाल अभी भी उसके हाथ में था। उसने यहाँ हर दिन रिसर्च की और आखिर में एक सिग्नल भेजने वाली मशीन बनाई। फिर मशीन को चालू करने के लिए उसने नीले बाल को लगाया। आसमान में एक बहुत तेज सिग्नल गया और पूरे शांत ब्रह्मांड ने इस सिग्नल को पकड़ लिया। जब डॉक्टर बेहोश पड़ा था तब 3 स्पेस के चोर उस रोशनी का पीछा करते हुए यहाँ आए और उनका निशाना वह नीला बाल था, लेकिन वे डॉक्टर के बिछाए जाल में फंस गए। डॉक्टर ने उस रोशनी के घेरे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन तभी उस रास्ते से अचानक एक परछाई बाहर आई। यह सोनिक का सबसे बड़ा दुश्मन नक्कल्स था। डॉक्टर को समझ आ गया कि वह सोनिक की तलाश में गुस्से में आया है। जैसा कि कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए उन दोनों ने हाथ मिला लिया। उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उधर धरती पर सोनिक को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हर दिन अपने छोटे लाल जूते पहनकर रात के समय शहर में लोगों की मदद करता और दिन में अपने कमरे में आराम करता। एक दिन टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड को एक शादी में जाने के लिए हवाई जाना था। सोनिक ने खुशी खुशी उन्हें एक रिंग के जरिए वहां भेज दिया और जाते समय उन्हें वापस घर लौटने के लिए भी एक रिंग दे दी। लेकिन टॉम के जाते ही सोनिक ने खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। उसने घर का कोई भी कोना साफ नहीं छोड़ा। उसने पागलों की तरह अपना और कुत्ते का हुलिया बदला और यहाँ तक कि बुलबुले बनाने के लिए घर में बहुत तेज स्पीड से चक्कर भी लगाए। जब वह बबल बांध के मजे ले रहा था तभी टॉम ने उसे चेक करने के लिए वीडियो कॉल कर दी, लेकिन टॉम को यह उम्मीद नहीं थी कि सोनिक 2.5 सेकंड में ही पूरा घर साफ कर देगा। इसी बीच एक पीली लोमड़ी धरती पर आई। टेल्स को एहसास हो गया था कि सोनिक के करीब कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। उसने अपनी दोनों पूंछें फैलाई और छलांग लगा दी और फिर एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह उड़ने लगा। रात में सोनिक घर पर एक डरावनी फिल्म देख रहा था, लेकिन तभी घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर फिर से उनके दरवाजे पर आ जाएगा। सोनिक ने उसे एक मुक्के में उड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन पीछे से नक्कल्स ने उसे ऐसा मुक्का मारा कि वह दूर जा गिरा। लाल और नीले दुश्मनों के मिलते ही एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। सोनिक ने अपना सबसे जोरदार हमला किया, लेकिन नक्कल्स ने उसे बहुत आसानी से रोक लिया और फिर एक ही मुक्के से उसे जमीन पर दे मारा। नक्कल्स ने सोनिक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसके कबीले की सबसे बड़ी पावर कहाँ है। सोनिक ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नक्कल्स को लगा कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। किस्मत अच्छी थी कि टेल्स बिल्कुल सही समय पर सोनिक को बचाने पहुंच गया और अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करके वे दोनों थोड़ी देर के लिए वहां से भाग निकले। दरअसल बेसबॉल मैदान वाली उस बहुत बड़ी एनर्जी की वजह से टेल्स सोनिक का बहुत बड़ा फैन बन गया था। ये जानकर कि नक्कल्स सोनिक के पीछे पड़ा है, वह उसकी मदद करने के लिए हजारों मील दूर से धरती पर आ गया। नक्कल्स 7 रत्नों की तलाश में था। उन्हें इकट्ठा करने पर कोई भी इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता था और उल्लू कबीला उन रत्नों की रखवाली करता था। सोनिक ने उल्लू माँ का दिया हुआ नक्शा निकाला और उस जगह को खोज लिया जहां उनमें से एक रत्न छुपा कर रखा गया था। सोनिक और टेल्स नक्शे के सहारे बर्फ से ढके साइबेरिया के पहाड़ों में पहुंचे और आखिर में एक गुफा में उन्हें वो पुरानी जगह मिल गई जिसके बीच में उल्लू कबीले की एक मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने नक्शे में लिखे तरीके से लॉक खोला, मूर्ति के पंख फैल गए, एक बहुत तेज हरी रोशनी निकली और फिर रत्न का रास्ता बताने वाला एक पॉइंटर नीचे गिर गया। लेकिन यह सब कुछ बहुत ही आसानी से हो गया था। जैसा कि डर था, वे बहुत सारी लाल लेजर लाइटों के निशाने पर आ गए। डॉक्टर और नक्कल्स चुपके से उनका पीछा कर रहे थे ताकि बिना किसी मेहनत के उन्हें वो रत्न मिल जाए। सोनिक ने टूटे हुए ड्रोन्स के टुकड़ों का इस्तेमाल बर्फ पर फिसलने वाले बोर्ड की तरह किया और तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर फिसला। उसने अपनी कमाल की चालाकी से ड्रोन्स को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह नक्कल्स से पीछा नहीं छोड़ा सका जो उसी तरह बर्फ पर फिसल रहा था। सोनिक ताकत के मामले में नक्कल्स का मुकाबला नहीं कर सकता था और उसे एक ही मुक्के से खाई के किनारे पर धकेल दिया गया। उसे वह पॉइंटर हवा में उड़ रहे टेल्स की ओर फेंकना पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने बीच में ही उसे लपक लिया। जाते जाते उसने टेल्स पर बम फेंककर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी वजह से बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आ गया। ये देखकर कि वे दोनों बर्फ में दबने वाले हैं, सोनिक को टॉम को फोन करके मदद मांगनी पड़ी। शादी में गए टॉम ने अपने दोस्तों को खतरे में देखा और बिना कुछ सोचे अपनी जादुई रिंग फेंक दी। वहाँ मौजूद सभी लोग यह जादू देखकर हैरान रह गए और फिर वो पूरी जगह बर्फ के तूफान से बह गई। इस तरह सोनिक और टेल्स बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ डॉक्टर
डॉक्टर और नक्कल्स उस पॉइंटर के पीछे पीछे एक सुनसान जंगली आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें एक खांचा मिला, पॉइंटर को उसमें डाला गया, रत्न चमकने लगा, कुछ रहस्यमयी निशान जलने लगे और वह पॉइंटर समुद्र की गहराई की ओर चला गया। फिर एक बहुत बड़ी एनर्जी आसमान की तरफ उठी, सामने का समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ गया और एक बहुत बड़ा पुराना महल दिखाई दिया। उसी समय सोनिक और टेल्स ने भी उस एनर्जी को देख लिया। सोनिक को पानी से बहुत डर लगता था और उसे तैरना भी नहीं आता था, लेकिन इस बार बात उल्लू माँ की जिम्मेदारी की थी और उस भरोसे ने उसे निडर बना दिया। उसने किनारे पर दौड़ने की पोजीशन ली, उसके शरीर पर नीले रंग की बिजली चमकने लगी और पलक झपकते ही समुद्र के पानी पर बिजली कौंधी और वह बहुत ही तेजी से उस पुराने महल की ओर बढ़ गया। इस बीच डॉक्टर और नक्कल्स अंदर हॉल में आ चुके थे, लेकिन डॉक्टर नक्कल्स से ज्यादा चालाक था। वह सारी ताकत अकेले हड़पने के लिए नक्कल्स पर पीछे से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सोनिक अचानक छत से आ गिरेगा। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने ही वाली थी। लाल और नीले आपस में टकरा रहे थे। उस समय दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर थी और बहुत देर तक लड़ने के बाद भी कोई जीत नहीं पा रहा था। इसी का फायदा डॉक्टर को मिल गया। उसने चुपके से रत्न उठाया और फिर वहाँ से गायब हो गया। रत्न की पावर जाते ही वह पुराना महल टूटने लगा। नक्कल्स खुद को बचा नहीं पाया और एक खंभे के नीचे दब गया। वह वहाँ से निकल नहीं पा रहा था और पानी में डूबकर मरने ही वाला था। नक्कल्स को लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोनिक, जिसे पानी से सबसे ज्यादा डर लगता है, अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर पकड़कर पानी के अंदर कूद जाएगा। सोनिक ने उस पल अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और डर को सिर्फ इसलिए भुला दिया क्योंकि वो किसी को आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। जल्द ही नक्कल्स के ऊपर से खंभा हटा दिया गया, लेकिन वह बिना पीछे देखे पानी के ऊपर तैरकर चला गया और सोनिक को पानी के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। जब सोनिक की सांसें टूटने लगी थी और वह बेहोश होने ही वाला था, तभी उसे किसी के बड़े हाथों ने पकड़ लिया। आखिर में वे दोनों किनारे पर लौट आए। जब दोनों किनारे पर आए तो नक्कल्स पूरी तरह से हैरान था। जो इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। अब तक शाम हो चुकी थी और ढलते सूरज की हल्की रोशनी में दोनों का गुस्सा भी शांत हो गया था। नक्कल्स ने उससे पूछा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सोनिक ने जवाब दिया कि एक असली हीरो वही होता है जो दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब उनका दुश्मन सिर्फ डॉक्टर बचा था, लेकिन अब उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। सैनिकों और पुलिस से घिरे होने के बाद भी उसने बस अपना हाथ हल्के से हिलाया और बड़े बड़े टैंक अपने आप टूटने लगे। यहाँ तक कि चलती हुई ट्रेन भी उसके वार से नहीं बच पाई। फिर बिजली के एक बहुत बड़े बवंडर ने सब कुछ अपने अंदर खींच लिया। उसी समय वे तीनों दोस्त भी वहाँ पहुँचे और मिलकर उस न मरने वाले डॉक्टर को हराने का प्लान बनाया। जब तूफान रुका तो एक बहुत बड़ा रोबोट योद्धा सामने खड़ा था। डॉक्टर उसी के अंदर बैठकर उस रोबोट को चला रहा था, जिसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली थी। इतने बड़े रोबोट के सामने तीनों ने अपने अपने काम बांट लिए, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत से बचना बहुत मुश्किल था। सोनिक बेहोश हो गया, टेल्स भी बड़ी मुसीबत में फंस गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि नक्कल्स को मौका मिल गया और उसने ऐसा वार किया कि पन्ना रत्न डॉक्टर के शरीर से बाहर निकलकर ठीक उसी जगह जा गिरा जहां सोनिक बेहोश पड़ा हुआ था। सोनिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रत्न को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने अपनी इमरजेंसी पावर चालू करके उस पर फिर से हमला कर दिया। अच्छी बात यह हुई कि टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड ने आकर सोनिक को बचा लिया, लेकिन डॉक्टर उन्हें कहां छोड़ने वाला था। उसने एक ही मुक्के में उनकी कार को बहुत दूर उछाल दिया। हालांकि तीनों में से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सबसे जरूरी, वो रत्न टुकड़ों में टूट गया। इसी के साथ उनकी सारी उम्मीदें भी टूट गईं। अब उनमें भागने की भी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ मरने का फैसला कर लिया। किसी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वो टूटा हुआ रत्न असल में 7 अलग अलग रत्नों में बदल गया था। यही असली और सबसे बड़ी ताकत थी। ठीक जब डॉक्टर को लगा कि उसने आखिरकार सोनिक का खेल खत्म कर दिया है, तभी उस बड़े रोबोट के पैरों के नीचे से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। नीले बालों की जगह अब चमकदार सुनहरे रंग ने ले ली थी। वह उड़कर उस बड़े रोबोट के सामने आ गया और बस एक ही झटके में उस रोबोट का सिर खुलकर बाहर आ गया। सोनिक ने इस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लिया। इस समय सोनिक सोने की एक गोली की तरह बन चुका था, जो दुनिया की किसी भी मजबूत चीज को तोड़ सकता था। डॉक्टर और उसका बड़ा सा रोबोट आखिरकार हार गए। सोनिक के नॉर्मल होने के बाद वो 7 रत्न फिर से जुड़कर एक पन्ना रत्न में बदल गए, ताकि यह फिर से किसी गलत इंसान के हाथ न लगे। तीनों ने मिलकर इसकी रखवाली करने का फैसला किया। सोनिक के दोस्त अब और भी बढ़ गए थे और उसका पुराना अकेलापन आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक छुपी हुई खुफिया लैब में शैडो नाम का एक अनजान खतरा जागने वाला है, और वह कोई और नहीं बल्कि सोनिक की ही टक्कर का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। इस बार उनका यह दुश्मन पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसे बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझसे कहे गए ये उनके आखिरी शब्द थे।